सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट द सम बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में पहला पार्ट जो हमारा है। सबसे पहले हमें जो मिलता है वो है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली में ये हम लोग पढ़ते क्यों, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, तो चलो हम देखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं, मान लेते हैं कि ये प्लस बी को कंबाइन किया और हमारा बनेगा कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। अभी मुझे नहीं पता है जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपाउंड जो बनता है वो कैसे बनता है। यहाँ पे जैसे मैंने एक ये लिया, एक एलिमेंट ये लिया, एक बी लिया, एक कंपाउंड में ए कंपाउंड लिया, बी कंपाउंड लिया। अब कंबाइन करके ये क्या बनेगा। हो सकता है कि ये ए बी बने, पॉसिबल है ना ये भी, कि क्या गारंटी है कि हमारा ए बी ही बनेगा। हो सकता है कि ये बी टू बने, या फिर ये बी थ्री बने, या फिर ये टू बी बने, बी टू थ्री बने। कुछ भी बनने की पॉसिबिलिटी है ना। हमें अभी नहीं पता है कि अभी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, राइट। तो ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये चार पांच लॉ दिया है इसके अंदर ने। और ये चार पांच लॉ है ना, वो सारा इस कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, कोई भी रिएक्शन भी होती है तो उस रिएक्शन में चारों लॉ फॉलो होती है। तो हमारा प्रोडक्ट इन चारों में से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो ये सब बताया द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास चार लॉ आता है। पहला लॉ जो हमारे पास आता है वो हमारा है पहला, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारा पहला लॉ है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या है? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और फोर्थ लॉ है हमारा द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो इसमें ये बोलता है कि जब भी हमारा कोई रिएक्शन होती है और रिएक्टांट से प्रोडक्ट की ओर बनता है, जब भी हमारा कोई रिएक्टांट प्रोडक्ट बनता है तो जो रिएक्टांट साइड की मास होगी और वो प्रोडक्ट साइड की जो मास होगी वो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टांट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये समेशन में मतलब जितना भी पार्ट होगा हमारा रिएक्टेंट में, जितना भी होगा ए प्लस बी और प्रोडक्ट बना बी प्लस डी प्लस सी, तो दोनों का मास का ऐड करने के बाद रिएक्टेंट साइड वाला और प्रोडक्ट साइड वाला मास दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए। ये हमारा बोलता है फर्स्ट लॉ। दैट मीन्स इसका हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड कैन नेदर neither be created nor be destroyed। मतलब कि हम लोग मास को ना ही तो बना सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम लोग को एक सटीक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ये प्लस बी मिलके बना रहा है हमारा सी प्लस डी, राइट। तो अभी ये का जो मास होगा बी का मास होगा, ये का डिफरेंट मास बी का डिफरेंट मास। तो ये का मास ऑफ ये प्लस मास ऑफ बी रिएक्टेंट साइड वाला, और जो मास ऑफ सी होगा और मास ऑफ डी होगा वो दोनों इक्वल होगा। जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा पहला लॉ बोलता है कि मास ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सोचो अगर मास हमारा यहाँ पे है 100 ग्राम और यहाँ पे हो जाता है 99 ग्राम, तो 1 ग्राम कहाँ गया। हम लोग अगर ये ऐसा हुआ, ये तो बराबर नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे हम लोग को एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को आप लिया सॉलिड है, और ये आपका टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। मान लेते हैं ये हमारे पास था 100 ग्राम और ये आपका बना 20 ग्राम। तो CO2 कितना बना होगा, कितना बना होगा मुझे यहाँ पे मुझे नहीं पता। तो द फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इक्वेशन लगा कि इसको इजीली निकाल सकते हैं, मुझे पता था।
मुझे पता है कि जो रिएक्टेंट साइड की मास होगा वो बराबर होगा किसका, प्रोडक्ट साइड की। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ CO2, इसको मान लेते हैं x ग्राम। तो मास ऑफ CO2 कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 20 ग्राम प्लस x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 80 ग्राम। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा 80 ग्राम। देखो 80 प्लस 20 100 इज इक्वल टू 100। ये था हमारा पहला लॉ। लेकिन इसमें एक हमारा आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शनल पार्ट है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये लॉ काम नहीं करेगा, काम करना बंद करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा क्या होता है वहाँ पे, ये जो रिएक्टेंट होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट बनता है, और इसमें कुछ मास जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, some masses are convert in energy। कहाँ पे, इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये फॉलो नहीं करेगा। तो आपको अगर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा, तो अगर आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है तो ये फॉलो नहीं करेगा, राइट। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है हमारा, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या है हमारा, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या है। चलो हम लोग पहले इजीली वे में समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने हाँ, तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, जब हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे CO2 बना, H2O बना, N2 बना, या CH4 बना, C2H6 बना, कोई भी कंपाउंड जो बनता है ना, वो एक फिक्स्ड रेशियो से बनता है। किससे बनता है, एक फिक्स्ड रेशियो से बनता है। जैसे कि हमारा मान लेते हैं वाटर को लिया हमने, वाटर को, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें तो H का तो 1 ग्राम और 2 हाइड्रोजन टू रेशियो, ऑक्सीजन का कितना आएगा 16, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना आएगा 1:8। ये जो रेशियो है ना हमारा 1:8, वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड, नेवर चेंज। क्या बोल सकते हैं इसको, नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज हो सकता है। आप वाटर को कहीं से भी लाओ, वाटर को आप कहीं से भी लाओ, ये जैसे हमारा होम वाटर, होम से है, ये सी से ले आया, ये आप गटर से ले आए, नाली से ले आए, मतलब नाली से ले आए। पानी आप कहीं से भी ला रही हो, फॉरेन से लाओ, दूसरे कंट्री से लाओ, इंडिया से लाओ, या कहीं से भी लाओ, वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। मतलब कि वाटर हमारा 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ भी रेशियो 1:8 होगा, यहाँ भी 1:8 होगा, और यहाँ भी 1:8 होगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर चेंज। ये बोलता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट। जैसे हम डिफरेंट वे से हम लोग वाटर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें पता है कि जब H2 कंबाइन करता है O2 से तो क्या बनाता है H2O, राइट। और अगर हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंबशंस करते हैं तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O। कोई प्रॉब्लम नो। तो देखो यहाँ पे जो वाटर बनाने का मेथड है, यहाँ पे जो हम वाटर बना रहे हैं और यहाँ पे जो वाटर बना रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, देखो यहाँ पे जो वाटर बना रहे हैं और यहाँ पे वाटर, दोनों बनाने का मेथड डिफरेंट है। यहाँ से कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम जला रहे हैं तब बन रहा है वाटर, और यहाँ पे जब हम H2 प्लस O2 को, जो फेमस मेथड है वाटर बनाने का, वहां से हम लोग वाटर को बना रहे हैं। तो दोनों का वाटर बनाने का मेथड डिफरेंट है।
तो जब दोनों का डिफरेंट मेथड है तो क्या एक में H2O है, एक में कहीं दूसरे कुछ अलग एलिमेंट जुड़ गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी जो रेशियो होगा 1:8 और यहाँ भी जो रेशियो होगा वो 1:8 कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये लॉ यही बोलता है। तो हमारा इस लॉ का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो के साथ होता है। कोई भी कंपाउंड ले लो आप, CH4 ले लो, CO2 ले लो, C2H6 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो यहाँ पे कितना है 12:4, यहाँ पे 12:32, यहाँ पे 24:6, यहाँ पे थर्ड का स्मॉलेस्ट पार्ट कितना आएगा 6 और 2, 3:1 और यहाँ पे 6:16, दैट मीन्स 3:8 और यहाँ पे 12:3 मतलब 4:1। हमेशा ये रेशियो फिक्स रहेगा। C2H6 का हमेशा 4:1, CO2 का हमेशा 3:8 और CH4 का हमेशा 3:1। कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। कहीं से भी बना लो, कहीं से भी ला लो, आप कोई भी केमिकल को कहीं से भी ला लो, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। तो आप डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप समझ गए अच्छे से। तो हमारा थर्ड लॉ है क्या है? हमारा थर्ड लॉ जो है वो है द लॉ ऑफ क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दो लो जो स्टार्टिंग का दो लो होता है वो पढ़ने में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लास्ट का जो दो लो है ना उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। लेकिन एक्चुअल में बताए ना ये जो दो लॉ है वो और भी इजी है एज कम्पेयर फर्स्ट और सेकेंड। अगर आप अच्छे से समझोगे तो हम डिफिनेशंस को हटाते हैं, थ्योरी पार्ट्स को हम हटाते हैं और हम समझते हैं एक्चुअल में कि ये है क्या। अभी हम थ्योरी पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल वे में इजीएस्ट वे में समझ रहे हैं। चलो देखते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में है क्या, कि द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में है क्या। तो समझते हैं पहले डेफिनेट मतलब सिंपल लैंग्वेज में। ये बोलता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर, मान लेते हैं ये प्लस बी आपस में कंबाइन किया, यहाँ तक समझ में आ गया। व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर देन इट विल बी फॉर्म वन प्रोडक्ट। क्या हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बनाया, इट विल बी फॉर्म वन प्रोडक्ट एंड मोर देन वन, या फिर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कितना भी बना सकता है, मोर देन वन। मतलब कि यहाँ तक क्या हुआ डेफिनेशन, यहाँ तक क्या हुआ कि व्हेन कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स टू ईच अदर देन इट कैन फॉर्म वन प्रोडक्ट एंड मोर देन वन प्रोडक्ट। हमने बना लिया, लेकिन बना तो लिए हम मोर देन वन प्रोडक्ट। आप इसे डिफिनेशन के तौर पे भी समझ सकते हो, लेकिन इसका एक कंडीशंस है। इसका क्या है? कंडीशंस है। अब ये जो कंडीशंस है ना वो जरूरी है समझना। कंडीशंस क्या है? मैंने बोला कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका कंडीशंस क्या है? ये बोलता है कि जब आपस में प्रोडक्ट जो बन रहा है एक से ज्यादा, उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स रखो और दूसरे का बार बार चेंज कराओ। क्या बोला कि जब हमारा एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा बन रहा है तो उसमें से एक एलिमेंट का मास को आप कांस्टेंट रखो, फिक्स्ड रखो और दूसरे एलिमेंट का मास को वेरी कराओ। चलो ठीक है, तो देखो हम इसमें से एक एलिमेंट का मास को हम फिक्स रख सकते हैं, जिसे मान लेते हैं इसका है 12 ग्राम और इसका है हमारा 16 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से देखो ये जो एलिमेंट है इसका मास हमने फिक्स रखा है, यहाँ भी एक ये वन ये और यहाँ पे हम बी का एलिमेंट जो है हम वेरी करा रहे हैं बार बार। इसका कहने का मतलब ही यही है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे और दूसरा का वेरी करेंगे। यहाँ तक समझ में आएगा?
उसके बाद जो मेन लास्ट पॉइंट बोलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट पॉइंट क्या है? एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, दूसरा का वेरी करेंगे, उसके बाद हमारा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो देगा। वो प्रोडक्ट जो 4-5 प्रोडक्ट बनाएगा ना, उसका एक स्मॉल होल नंबर रेशियो देगा। कैसे देगा चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 32, यहाँ पे 12, यहाँ पे 48, यहाँ पे 12, यहाँ पे 64। ओके, तो देखो यहाँ पे 12, 12 रेशियो 16 क्या है, 12 रेशियो 16, 12 रेशियो 32, 12 रेशियो 48, 12 रेशियो 64। ये हुआ ना। देखो ये 12 12 है तो ये पूरा कट जाएगा, तो सिंपली हमारा सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा, 16 रेशियो 32 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64। तो कटेगा 16 दूनी 32, तिया 48, चौके 64। ये हमारा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो हुआ और यही हमारा डिफिनेशन हुआ। लास्ट पार्ट, चलो हम लोग एक बार और डिफिनेशन को रिकैप करते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर इट कैन फॉर्म वन प्रोडक्ट या मोर देन वन प्रोडक्ट। कंडीशन क्या था कि उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, दूसरा का हम बार बार वेरी करेंगे। अगर सोचो कि दोनों एलिमेंट का मास बार बार चेंज हो रहा है, सेम नहीं है, और प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे एक एलिमेंट का मास हम जबरदस्ती उसे फिक्स करेंगे। अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल लेंगे। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा, दूसरा का वेरी किया, उससे एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आया। यही हमारा डिफिनेशन है। तो चलो डिफिनेशन देख लेते हैं। हमने लिख रखा है when combining two elements and form more than one product, more than one compound, the different mass of one element, देखो different mass of one element, ये मैंने लिखा that combined with the same mass of other element। देखो ये पार्ट मैंने बोला था ना, सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये वाला पार्ट, ये सेम मास है और ये वेरी कर रहा है। सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, जो लास्ट में हमें रेशियो में जो प्राप्त हुआ, ये था डिफिनेशन। चलो हम लोग को एग्जांपल से समझते हैं। वैसे समझ में नहीं आएगा, जब तक हम लोग को एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक समझ में आएगा ही नहीं। चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मान लेते हैं कि H प्लस O आपस में कंबाइन करके क्या क्या कंपाउंड बनाता है। जब ये कंबाइन करता है तो बनाता है H2O, और क्या बनाता है, पेरोक्साइड। नाम तो आप सुने होंगे, पेरोक्साइड। तो देखो इसमें से क्या लगता है कि किसका मास फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का, यहाँ भी दो हाइड्रोजन और यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो 2:16, और यहाँ से 2:32। तो क्या हुआ, 2:16, 2:32। तो देखो ये सेम है, तो हमारा क्या आया, 16:32। दैट मीन्स 1:2। इसका एक स्मॉल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो यही है हमारा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम लोग 1:2 लिखें, जिसमें इसका कितना आया, 1:2, तो क्या 2:1 नहीं लिखेंगे? अरे भाई दोनों सही होगा, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। 1:2 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा पहले H2O है, बाद में पेरोक्साइड है, और पहले 2 है मतलब पहले पेरोक्साइड है, इसके बाद हमारा H2O है। सिंपल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते, यू कैन राइट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जिसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा, अभी सिर्फ हम लोग कंबाइन करेगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। इसमें क्या लगता है कि क्या सेम है, कार्बन और कार्बन। तो 12:16, 12:32। तो क्या आ गया, 16:32। दैट मीन्स 1:, ये भी एक्सिस्ट करेगा। अब हमारा आता है एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जब नाइट्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप जानते हैं कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी है। क्या क्या बनाता है, NO बनाता है, NO2 बनाता है, N2O3 बनाता है,
N2O 5 बनाता है और क्या बनाता है, N2O बनाता है। ये 5 प्रोडक्ट बनाया, NO, NO2, N2O, N2O5, N2O। चलो हम लोग N2O पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में अरेंज कर देंगे। इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 एलिमेंट कंबाइन मोर देन 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलो हम लोग देखते हैं रेशियो के एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉल होल नंबर रेशियो में अगर आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल बात, ये लॉ को फॉलो करेगा। तो चलो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि है या नहीं। यहाँ पे कितना है, 14 रेशियो कितना होता है इसका, 14, इसका 16 का, तो कितना है 14 रेशियो 16। यहाँ पे 14 रेशियो 32, यहाँ पे 28 रेशियो 48, 48, यहाँ पे 28 रेशियो 5 है ना, तो हो गया आपका 80, और यहाँ पे 28 रेशियो आपका हो गया 16। ये हमारा रेशियो में आ गया। तो क्या लगता है, कोई भी एक एलिमेंट फिक्स्ड है, नहीं है फिक्स्ड। हमने बोला था कि अगर फिक्स्ड नहीं है, कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको किसी एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसको फिक्स करें जो अच्छा होगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में 328 है, तो मतलब ज्यादा इसमें हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम नाइट्रोजन वाले के केस में क्या करते हैं, इसको फिक्स करना, वी हैव टू फिक्स्ड, या फिर फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन, या फिर लिख सकते हो क्या, और फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। चलो हम लोग फिक्स करते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। अच्छा पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो 28 सब में कर दें, 3 में 28 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें भी 2 से, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 20, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना, 28 रेशियो 32, 28 रेशियो 64, 28 रेशियो बाकी तो सब सेम है 48, 28 रेशियो 80, 28 रेशियो 16। कोई प्रॉब्लम, तो देखो 28 28 28 28 कट जाएगा, तो फिर हमारा क्या आएगा, 32 रेशियो 64 रेशियो 40, 48 रेशियो 80 रेशियो 16। अच्छा हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है, 16, उसके बाद 32, उसके बाद 48, उसके बाद 64, उसके बाद 80। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो कटेगा तो कितना आएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ये हमारा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल, कितना अच्छा था। हमारा मोर देन 1 प्रोडक्ट एग्जिस्ट किया, दोनों का मास वेरी किया, हमने एक का मास सेम किया, और जो हुआ हमारा स्मॉल होल नंबर रेशियो में आ गया। तो हमारा ये था थर्ड लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या है हमारा, फोर्थ लॉ है हमारा, फोर्थ लॉ जो है वो है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब ये क्या है, अच्छा चलो, मैक्सिमम लोगों को ना 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। दूसरा इजी लगता है, तीसरा चौथा हार्ड लगता है, तीसरा फिर थर्ड सेकंड टाइप का क्या है, तीसरा भी इजी लगता है, चौथा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, और चौथा तो तीन सबको अच्छा लगता है। तो ये मैक्सिमम लोग इसमें ज्यादा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो फोर्थ वाला लॉ है ना, वो ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोर्थ लॉ क्या है, चलो हम लोग इजीली वे में समझते हैं, थोड़ा सा पहले नॉर्मल समझ लेते हैं। ये लॉ बोलता है कि जब दो एलिमेंट, दो फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट किसी तीसरे, नहीं सॉरी, इसमें बोलता है, चलो लिख लिख के ही करना पड़ेगा तो सबसे बेटर रहेगा। इसमें बोलता है कि आपका जो दो एलिमेंट है, हाँ, टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ अनदर फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट। क्या बोला मैंने, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ये और बी डिफरेंट एलिमेंट है, ये कंबाइन करेगा आपस में एक तीसरे सेम मास ऑफ एलिमेंट से।
तो कोई भी मान लेते हैं सी, कोई एक अदर सी एलिमेंट होगा। तो देखो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ए एंड बी आर कंबाइनिंग विथ फिक्स अनदर मास ऑफ एलिमेंट। मतलब कि ये तो कंबाइन कर रहा है आपस में टू डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है उससे भी कंबाइन कर रहा है दोनों। मतलब कि ये भी एलिमेंट कंबाइन कर रहा है इससे और बी भी कंबाइन कर रहा है सी से। तो दोनों के रिस्पेक्ट में सी का जो मास वो तो सेम हुआ ना, फिक्स हुआ ना। हाँ, और आपस में ये भी कंबाइन कर रहा है एक दूसरे से। तो यहां से जो ये सी से कंबाइन किया तो ये सी प्रोडक्ट बना, यहां से कंबाइन किया बी सी प्रोडक्ट बना, और यहां से कंबाइन किया तो ए बी प्रोडक्ट बना। राइट। अब क्या बोलता है, असली खेल तो आगे की है। इसमें उसके बाद बोलता है कि जो हमारा आपस में प्रोडक्ट बना उसमें से इसका भी कोई रेशियो आया होगा, मान लेते हैं कि इसका रेशियो आया 1:2, इसका मान लेते हैं 3:2 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान लेते हैं 1:3 या फिर 3:4 आया होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सभी का तीनों का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना होगा, मान लेते हैं CO2 बना होगा तो 12:32 आया होगा ना भाई। तो सबका ऐसा ही रेशियो आया होगा, बड़ा छोटा कुछ भी आया होगा। मुझे नहीं पता भी क्या रेशियो आया, जब तक हम लोग कोई प्रोडक्ट या कोई भी एग्जैक्ट रिएक्शंस नहीं लेंगे। तो अभी जस्ट समझने के लिए तो बोलता है, ये क्या बोलता है कि आपस में सबका एक रेशियो आएगा। तो इसका किसी का भी दो को पकड़ लो, आप इन दोनों को पकड़ लो, जैसे इन दोनों को पकड़ लो या फिर इन दोनों को पकड़ लो या फिर इन दोनों को पकड़ लो। तो हम इन दोनों को पकड़ते हैं, तो इन दोनों को पकड़ने के बाद आपस में कंबाइन करने के बाद यहाँ से एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है, दो दो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1:3। अच्छा अच्छे से करते हैं, मतलब यहाँ पे था 1:2 और यहाँ पे था 2:3, सॉरी क्या था 3:2। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1:3, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आया। तो इन दोनों को कंबाइन करने से एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आया। हाँ आया। अब जो ये रेशियो हमारा आया, वो जो हमारा तीसरा एलिमेंट है, तीसरा कंपाउंड जो बना है उससे हमारा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। अगर इससे स्मॉल होल नंबर रेशियो आया तो ये लो को फॉलो करेगा, अगर नहीं आया तो फॉलो नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है, 3:3 मिल रहा है। तो 3:3 मिल रहा है, 3:4 और यहाँ से 3:1। दैट मीन्स क्या हो गया 4:3।